हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है पुनः मेरी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं 12th के लिए वीडियो बना रहा हूँ और भी क्लासेस की वीडियो बनाऊँगा और उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को समझ में आएगी। तो मेरा ये टॉपिक है या बोल सकते हैं चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो गाइस आप लोगों ने जो है प्रीवियस चैप्टर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में पढ़ा था कि किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी के अपोजिट मतलब विपरीत फैराडे साहब ने सोचा कि यदि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो क्यों ना चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। तो इन्होंने पहले पूरा एक सेटअप बनाया जिसमें इनको लगभग 11 से 12 साल लगी उसको इंट्रोड्यूस करने में, लेकिन ये सफल नहीं हुए थे। बाय द वे ऐसा सुना जाता है कि इन्होंने एपेटस को अपने फेंक दिया था, उसी टाइम पर इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, तो जिसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कई सारे मतलब प्रयोग वगैरह किए, उसके आधार पर उन्होंने 3-4 परीक्षण जो है बताए, ऑब्जर्वेशन लिए, जिसके आधार पर उन्होंने ये घटना को नाम दिया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जैसे विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ऐसे ही इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन इसके लिए इन्होंने कुछ प्रयोग किए। जैसे पहला प्रयोग इन्होंने किया कि यदि मान लो कोई कुंडली है, कुंडली में जो है, और इसको मैं तो कहता हूँ उसको पहले समझने से पहले आपको विद्युत फ्लक्स जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही आपको चुंबकीय फ्लक्स पहले समझना चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से इसको आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी आगे का लेक्चर हम करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? जैसे आप लोगों ने पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। किसी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था फाई बराबर ई ए, इसी तरह से इसमें भी होता है फाई बराबर बी ए। जैसे मान लो हमने सपोज किया कि कोई ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से संबद्ध कितना फ्लक्स होगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं और चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से निकल रही है इसमें से, और इसका स्मॉल एलिमेंट हमने मान लो ले लिया, ये है डी ए, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन है डी बी इधर, या हम इसको भी ले सकते हैं किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो इसकी जो इससे संबद्ध जो फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो स्मॉल एलिमेंट अगर हमने डी ए लिया तो उससे संबद्ध फ्लक्स जो होगा उसको हम चुंबकीय फ्लक्स को टी फाई से डिनोट करते हैं, टी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। बी डॉट डी ए क्यों लगाया, क्योंकि हमने माना है कि जो इसका जो एरिया है, जो भाग हमने लिया है, अभी लिया पार्ट, इसका जो एरिया है वो डी ए है, और उसकी जो डायरेक्शन है, उसके एरिया की जो डायरेक्शन है वो बी से थीटा एंगल पर है, किसी भी थीटा एंगल पर है ना। तो इसीलिए बी डॉट ए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी फाई बी इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब ये एक स्मॉल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, अब हम कहें होल पृष्ठ के द्वारा, पूरे पृष्ठ के द्वारा कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं कर देना, आपको इंटीग्रेशन कर देना, उससे ये फाई इक्वल टू जो आएगा वो इंटीग्रेशन डी फाई बी हो जाएगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो डी फाई भी मिल करके पूरा फाई बन जाएगा। तो इस तरह ये फाई इक्वल टू हो जाएगा बी, या डी ए कॉस थीटा को जब पूरे को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा पूरे उसके लिए।
पूरी एरिया के लिए इतना आ जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब इसके आधार पर हम देखते हैं एंगल के आधार पर कि कब फाई मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। उसके लिए आपको एंगल का विशेष ध्यान रहेगा। जैसे आई थिंक आपको समझ में आया होगा सबको। ओके, थोड़ा बोर्ड खराब हो गया है, इसको मैं आज सही करता हूँ। जैसे हमने पहला केस लिया है ना, केस फर्स्ट, यदि बी और ए के बीच में कोण कितना हो, 0 हो। यदि बी व ए के मध्य कोण कितना हो, 0, शून्य हो। या आप बोल सकते हैं बी जो है पृष्ठ के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र हुआ पृष्ठ के लंबवत हो। क्योंकि जो हम अगर जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के डायरेक्शन में है, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये बोला जाएगा कि ये पृष्ठ जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है। जैसे मैं इसको डायग्राम को बना देता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ की जो एरिया की जो डायरेक्शन है, पृष्ठ का जो एरिया होगा वो इधर की तरफ होगा, और मैंने बोल दिया कि तो ये पृष्ठ की लंबवत ही तो होगा, जो एरिया की जो डायरेक्शन होगी पृष्ठ के लंबवत होगी। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। हाँ, जैसे ये है, ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ जो है इस तरह से रखा है, तो पृष्ठ के लंबवत ये पृष्ठ का एरिया हो गया। इसका एरिया की डायरेक्शन किधर हुई, एरिया की डायरेक्शन हो गई इधर, तो एरिया की डायरेक्शन इधर हुई, और इधर ही हम बात कर रहे हैं कि इधर ही मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, और ये हो गया एरिया, तो दोनों के बीच एंगल हो गया 0। लेकिन 0 कब है, 0 जब है जब पृष्ठ और एरिया जो पृष्ठ और जो है मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे ये पृष्ठ हो गया, तो पृष्ठ की डायरेक्शन, पृष्ठ के एरिया की डायरेक्शन इधर हो गई, पृष्ठ की एरिया की डायरेक्शन इधर हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, तो पृष्ठ तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा ना, लंबवत होगा। तो उस केस में जो है एंगल कितना होगा, 0 होगा। मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब फाई की जो वैल्यू हमें मिलेगी, फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0, फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0, और फाई बराबर आ जाएगा बी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम जब मतलब बिल्कुल पृष्ठ जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, और उसका जो एरिया का जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, तब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा। ओके, हम इसका अपोजिट देखते हैं एकदम, इसका अपोजिट एकदम सोचते हैं। यदि पृष्ठ बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दे रखा हो, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं इसी डायरेक्शन में, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, और ये एरिया इसका उधर डायरेक्शन में हो गया। ठीक है ना, तो एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उसका एरिया इधर हो गया, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इधर और एरिया इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0 आएगा इस केस में। कैसे होगा, इसका डायग्राम बना दूँ दोबारा से। यदि यदि बी व ए के मध्य कोण 0, सॉरी मतलब क्या हो, 0 का तो हमने कर लिया, तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम इस तरह से हम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एरिया जो है इसका इस डायरेक्शन में रहा, एरिया की डायरेक्शन ये रही, ठीक, और हम मान के चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस इस तरह से दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में कितनी डायरेक्शन हो, कितना एंगल हो गया, ये बी है ये ए है, तो दोनों के बीच में अगर एंगल दिया जाए तो 90 हो गई। तो उस केस में फाई की जो वैल्यू आएगी बी ए कॉस 90 और बी ए कॉस 90 का मतलब हो गया फाई इक्वल टू 0। तो ये कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी 0। तो जब जो पृष्ठ होगा, जो सरफेस होगा, मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उस केस में कितना आएगा, उस केस में मैक्सिमम आया था। जब उसकी डायरेक्शन में ही होगा, तो क्या आएगा, तो उस केस में मिनिमम आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्शन में होता है तब एंगल 90 आता है, और जब परपेंडिकुलर होता है फर्स्ट तो एंगल 0 आता है। ये बहुत समझने वाला है, वरना इसमें क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप नहीं समझ नहीं पाएंगे इसमें। अब किसी एंगल पर होगा, वो तो हमने बताई दी आपको, किसी एंगल पर होगा तो बी ए कॉस थीटा आता है, और इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इस तरीके से। हम इस वी की डायरेक्शन को ऐसे ना लेकर के थोड़ी किसी एंगल पर दे देंगे, सही हो जाएगा। आप ऐसे बना सकते हैं इसको, एरिया की डायरेक्शन है, हमने मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए हम किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। ये बी की डायरेक्शन होगी, तो आप देख रहे हैं बी और इसके बीच में एंगल बन रहा है, तो फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मुझे लगता है सबको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फाई का मात्रक, पहले तो मात्रक देखेंगे, फाई का मात्रक कितना होगा, फाई का मात्रक बी का मात्रक गुणा ए का मात्रक, फाई का मात्रक बराबर बी का मात्रक गुणा ए का मात्रक, कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी का मात्रक होता है क्या, ये टेस्ला भी होता है लेकिन हम ऐसा ही फॉर्म में ले लेते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक मात्रक इसका ही होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका मात्रक बन जाएगा एक तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, एक मात्रक ही बन जाएगा। और इसी का मान होता है, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम वेबर भी बोलते हैं, या वेबर, इसी को क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। एक और मात्रक इसका टेस्ला के फॉर्म में बन सकता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, तो एक मात्रक इसका ये भी हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और सीजीएस फॉर्म में आप बात करोगे तो टेस्ला की जगह गॉस हो जाएगा, तो इसका मात्रक सीजीएस फॉर्म में आ जाएगा, सीजीएस मात्रक गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10⁴, सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁴, इसलिए एक वेबर बराबर होता है 10⁻, एक टेस्ला मीटर स्क्वायर बराबर 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने है। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मात्रक और विमा वगैरह। समय का अभाव है थोड़ा, मैं अगली वीडियो शाम को बनाता हूँ या फिर कल बना करके आपको भेज दूँगा। देखते हैं मात्रक और विमा, ये सूत्र क्या बनेगा इसका, y इज इक्वल टू बी। बी का भी मात्रक क्या आया था, बी का मात्रक जो आया था, आप इससे बना लो, बी का डायरेक्ट याद ना हो इससे बना सकते हैं। आई आया था न्यूटन, इसका जो मात्रक आया था न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये मात्रक आया था। ठीक है, आई का मात्रक से ही हम विमा बना लेते हैं, तो वाई की विमा कितनी हो जाएगी, वाई की विमा बराबर न्यूटन का मतलब बल, और बल की विमा कितनी होती है
mL/t-2 इंटू मीटर की वहाँ होती है L और एम्पियर की वहाँ होती है A। तो इस तरह से इसकी जो विमा आएगी वो आएगी n/L/2 A-1। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमने आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया। अब इस चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जान लिया तो अब आपको आगे समझ में आ जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, क्योंकि अगर चुंबकीय फ्लक्स नहीं समझते तो आपको समझ में नहीं आता। ओके, थैंक यू।